हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़ फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम पर क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज called as the popular house of the parliament या popular chamber of the parliament। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकसभा। तो लोकसभा को कहा जाता है एज द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। अदर देन दैट लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के साथ साथ हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। So, Lok Sabha is known as the popular chamber because it's made up of representatives of the people who are elected directly by the people। तो कॉमन जनता कॉमन पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो लोकसभा में होते हैं। द लोकसभा इज कॉल्ड एज द लोअर हाउस ऑफ इंडियाज बाईकैमरल पार्लियामेंट एंड राज्यसभा इज कॉल्ड एज द अपर हाउस। तो बेसिकली जो इंडिया का बाईकैमरल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट है जो इंडिया ने यूके से अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड किंगडम या सिंपली ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। तो जो इसमें बाईकैमरल मतलब टू हमारे हाउसेज हैं इन सिंपल टर्म्स। एक है हमारा लोकसभा, एक है हमारा राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है। तो वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को कहा जाता है एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हमारे लोकसभा की, लोकसभा में करंट में हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला। और अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा की तो जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और राज्यसभा के हेड कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। करंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वाज द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP फाउंडेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1962। तो 24 अक्टूबर 1962 को हमारी ITBP का फॉर्मेशन हुआ था। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की कि रेजिंग डे की तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर। मोर ओवर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस का भी रेजिंग डे होता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। जो कब फॉर्म हुई थी? 1945 में फॉर्म हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में UN का फॉर्मेशन हुआ था। सो ITBP का जो रेजिंग डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी ईयर टू कोमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ द फोर्स इन 1962 जब हमारा इंडो चाइना वॉर लड़ा गया था। आफ्टर द इंडो चाइना वॉर द स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी फोर्स was constituted to guard the border at high altitudes. There are around 85,000 personnel in ITBP at present। तो ITBP में currently 85,000 soldiers present हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ITBP के मोटो की तो ITBP का मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। दिस इज द मोटो ऑफ ITBP। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। और करंट में इसके डायरेक्टर जनरल हैं राहुल रस गोत्रा। तो राहुल रस गोत्रा इज करेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस ITBP। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम कमल मुखर्जी। तो राम कमल मुखर्जी इन्होंने ये बुक लिखी है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। सो दिस बुक हैज बीन पेन्ड बाय द ऑथर कॉलमिस्ट राम कमल मुखर्जी। इट विल ऑफर अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन बॉलीवुड्स फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार जो है हेमा मालिनी। इसके अलावा अगर हम बात करें हेमा मालिनी की तो इंडियन एक्टर एज वेल एज इंडियन पॉलिटिशियन है ये। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लड़ रही है सिंस 2014 इज मथुरा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The next question is India's first gymnosperm garden has been established in which state? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट जिम्नोस्पर्म गार्डन को स्टैब्लिश किया गया है। सो द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज established India's first gymnosperm garden hosting diverse endangered conifer species spanning 1 hectare at रेडी टॉप इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये जिम्नोस्पर्म गार्डन को स्टैब्लिश किया गया है एट एन एलिवेशन ऑफ 8,000 फीट। इसके अलावा अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं जिनके नेकेड सीड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सीडर हो गया इसका एग्जांपल, पाइन,
सीडर, पाइन एटसेट्रा। तो ये होते हैं कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। और इंडिया का फर्स्ट जिम्नोस्पर्म गार्डन कहाँ खुला है? सो इट हैज़ बीन ओपनड इन उत्तराखंड। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये कहाँ से सिचुएटेड है? ये उत्तराखंड की कैपिटल, जो विंटर कैपिटल है, देहरादून में सिचुएटेड है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी 2 कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान ऑफ जोहर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी। तो हॉकी से एसोसिएटेड है जोहर कप, सुल्तान ऑफ जोहर कप, ये आपने ध्यान में रखना है। सुल्तान ऑफ जोहर कप इज एन एनुअल इंटरनेशनल अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया। तो मलेशिया में ये टूर्नामेंट होता है, सुल्तान ऑफ जोहर कप, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अपना फर्स्ट जो ओलंपिक्स में मेडल जीता था हॉकी में, वो जीता था 1928 के ओलंपिक्स में, जो नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में हुए थे। ये आप ध्यान में रखना है। अदर देन दैट हॉकी से एसोसिएटेड अदर जो कप्स हैं वो है आगा खान कप एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यानचंद ट्रॉफी एंड इसके अलावा बॉम्बे गोल्ड कप। दीज आर सम ऑफ द अदर टूर्नामेंट्स एसोसिएटेड विथ हॉकी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हॉकी विजार्ड किसको कहा जाता है? तो ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रॉयड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 30 ऑफ जून को एस्ट्रॉयड डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इन 2016 द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड एस्ट्रॉयड डे बी ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 30 जून एवरी ईयर इन इट्स रेजोल्यूशन। तो 2016 में यूएन ने ये डिक्लेयर किया था कि 30 जून को एवरी ईयर एस्ट्रॉयड डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1967 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधी। तो 1967 में ये सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था, जो हमारे 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं उनकी लिस्ट में, ये आपने ध्यान में रखना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें सिंधी लैंग्वेज की, इट वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ स्टेट लैंग्वेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1961 थ्रू द 21st अमेंडमेंट एक्ट। तो अमेंडमेंट एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिए। 21st अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसको इंक्लूड किया गया था। अदर देन दैट 1950 में इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस प्रेजेंट थी। 1967 में सिंधी को इंक्लूड किया गया। 1992 में कितनी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया? 3 लैंग्वेजेस को, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, अंडर द 71st अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके अंडर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को इंक्लूड किया गया, और इन सबको मिला के 22 लैंग्वेजेस हुई इन टोटल, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल वॉज फाउंडेड इन 1998 बाय लैरी पेज एंड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्जी ब्रिन। तो लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर गूगल का फॉर्मेशन किया था इन द ईयर 1998 में। अगर हम बात करें गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो अल्फ़ाबेट INC इज़ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गूगल। अगर हम बात करें गूगल के फाउंडर्स की, तो ये होगा लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन, और 4 सितंबर 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर्स हैं इसके USA के कैलिफोर्निया में सिचुएटेड हैं। तो कैलिफोर्निया हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ गूगल। Google was founded in 1998 by Larry Page and Sergey Brin. So the two developed a search algorithm called Backrub in 1996 with the help of Scott Hesson and Alan Sternberg. Google's full form is Global Organizations of Oriented Group लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो ये हो गया गूगल का फुल फॉर्म। इसके अलावा अगर हम बात करें ये दोनों कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन, तो इन्होंने स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा था साथ में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट, अदर देन दैट अगर हम बात करें गूगल के करंट में CEO की, तो CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुंदर पिचाई फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस कॉल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंगस इट इज नोन एज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फंजाई इंक्लूडिंग their genetic, biochemical properties and their taxonomy.
So taxonomy is basically the branch of science which is associated with the naming or simply the classification of things. So physiology की, इसके अलावा अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नॉर्मल बॉडी फंक्शन से एसोसिएटेड है फिजियोलॉजी. इसके अलावा बात करें अगर हम फ्रेनोलॉजी की, जो फ्रेनोलॉजी इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्रेनियम, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है एज अ सपोज्ड इंडिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मेंटल एबिलिटीज. और बायोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी. एंड फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द पूर्ण कुंभ मेला टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 12 ईयर्स एट वन ऑफ द 4 प्लेसेस बाय रोटेशन. और कौन कौन सी हैं ये 4 प्लेसेस? प्रयाग यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक. तो रोटेशन यानी कि हर बार रोटेट होती हैं ये प्लेसेस कि इस बार का पूर्ण कुंभ मेला कहाँ लगता है. देखिए सबसे पहले जैसे प्रयाग में लगा तो अगले साल हरिद्वार में लगेगा, उसके बाद उज्जैन में लगेगा, उसके बाद नासिक में लगेगा एंड अगेन फिर प्रयाग में लगेगा. तो इस तरीके से ये रोटेशन होता है. सो पूर्ण कुंभ मेला हर 12 ईयर्स के बाद सेलिब्रेट किया जाता है पूर्ण कुंभ मेला एट 4 होली डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया विच आर इलाहाबाद, जिसका नया नेम है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन. द इवेंट ऑफ पूर्ण कुंभ मेला कीप्स रोटेटिंग एवरी 12 ईयर्स इन दीज 4 प्लेसेस. अर्ध कुंभ की बात करें तो 12 का हाफ यानी 6 ईयर्स में अर्ध कुंभ मेला होता है हर साल. इसके अलावा जो महाकुंभ मेला होता है, नोटेड, जो महाकुंभ मेला होता है वो हर 144 ईयर्स के बाद होता है. यानी कि जब 12 पूर्ण कुंभ मेले हो जाते हैं उसके बाद जो महाकुंभ मेला लगता है वो 144 ईयर्स के बाद लगता है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, या फिर विच वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क, ये भी आपने याद रखना है. हैली नेशनल पार्क इज द ओल्ड नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री, established in the year 1936. So Jim Corbett National Park in Uttarakhand was India's first national park established in 1936. The park is known for its Asiatic elephants and Royal Bengal tigers. तो basically जो उसका मोटिव था वो था बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना. The park is located in the नैनीताल and पौड़ी गढ़वाल districts of उत्तराखंड. ये भी आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें इसका पर्पस क्या था, तो एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना था. इसके अलावा टाइगर से याद आया प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर was happened in the year 1973. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज BCG वैक्सीन इज गिवन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीबी. तो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए BCG वैक्सीन को दिया जाता है. BCG स्टैंड्स फॉर बेसिले कैलामेटेगोरीन. इट इज़ अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज. ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉजेज बैक्टीरिया कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली अटैक्स द लंग्स, तो लंग्स को इन्फेक्ट करता है टीबी. BCG वैक्सीन वॉज फर्स्ट कंसिडर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी ऑन बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन इन इट्स 13th रिपोर्ट. तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु ने इस BCG वैक्सीन को एक तरीके से कंसिडर किया और एक तरीके से अप्रूव किया कि इट कैन बी यूज्ड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट टीबी. ये आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 7th of April 1948 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. अप्रैल को ईच ईयर हम वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं और इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में सिचुएटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एनवल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड हार्डिंस. तो बेसिकली जो लॉर्ड हार्डिंस थे इन्होंने बंगाल को वापस रीयूनाइट किया था. अगर हम बात करें बंगाल के डिवीज़न की, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था इन द ईयर 1905, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे. जो फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट वॉज
स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसके बाद काफ़ी सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, जिसके बाद फाइनली जो गवर्नमेंट थी उसको बंगाल को रीयूनाइट करना पड़ा, और यहाँ पे तब वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंज। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड बाय द देन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ऑन 19 जुलाई 1905। बंगाल वॉज पार्टीशनड ऑन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था बंगाल में। इसके बाद इसको प्रोटेस्ट करने के लिए इन 1905 द बंग भंग मूवमेंट स्टार्टेड इन द होल कंट्री इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद पॉलिटिकल अपोजिशन हुआ काफ़ी ज़्यादा, और फाइनली लॉर्ड हार्डिंज ने बंगाल को री इंटीग्रेट कर दिया ऑन 12 ऑफ दिसंबर 1911। ये आपने ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग ये एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे हु लेड द इनिशिएटिव्स वर्ल्ड वाइड दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंसिव इंक्रीजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टर्म्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s का टाइम था, जहां पर HYV सीड्स को यूज़ किया जा रहा था अलॉन्ग विथ फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। तो इस टाइम पीरियड को ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरह टर्म किया जाने लगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें who is known as the father of wheat revolution, तो दिलबाग सिंह अथवाल is known as the father of wheat revolution। दिलबाग सिंह अथवाल, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि which institute was associated with the green revolution in India? राइट आंसर हो जाएगा IARI, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एसोसिएटेड था ग्रीन रिवॉल्यूशन से। और अगर हम बात करें इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर इज द एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन जहाँ पे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सिचुएटेड है। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस पॉइंट इज नोन एज इंदिरा कोल। और अगर हम बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, तो ईस्ट ऑफ इंदिरा कोल, जहाँ पे इंदिरा कोल लोकेटेड है उसके ईस्ट में जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है, जिसको वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहा जाता है, तो ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है। अदर देन दैट अगर हम बात करें इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का किबूथू, जो अरुणाचल प्रदेश की अंजौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो गुहर मोती, जो गुजरात में सिचुएटेड है। एंड अगर हम बात करें सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड इंदिरा पॉइंट था, जो 2004 के सुनामी में सबमर्ज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article is associated with the right to education? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 21A is associated with the right to education। सो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंडर इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंडर कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 years एज अ फंडामेंटल राइट इन सच मैनर दैट द स्टेट में लॉ डिटरमाइन। तो बेसिकली 6 से लेकर 14 ईयर्स की का बीच का जो एज ग्रुप है, यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को एक तरीके से इंक्लूड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स करंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट USA से अडॉप्ट किया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट USSR से अडॉप्ट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट इज सेड टू बी डेवलप्ड एज अ फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट हमारी कंट्री का फर्स्ट ग्रीन पोर्ट है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इंडिया के फर्स्ट नेचुरल पोर्ट की बात करें तो सूरत वॉज द फर्स्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ द कंट्री, जो ओपन हुआ था 1498 में, जब इंडिया में फर्स्ट टाइम पोर्टुगीज लोगों ने एंट्री मारी थी। हल्दिया हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट इन द कंट्री आफ्टर अ बायोडीजल डिस्पेंसिंग यूनिट वॉज इनॉग्रेटेड
made in it. इसके बाद ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन पोर्ट बन गया हल्दिया पोर्ट, ये आपने ध्यान में रखना है. अदर देन दैट अगर हम बात करें फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट की, तो चेन्नई वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री. Next question. Which of the following Vedas deals with the magic spells and witchcraft? Right answer will be option number D, यानी कि अथर्ववेद. तो देखिए ये 4 वेदास हैं. अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट 4 वेदास हैं इन टोटल, और इन वेदों को लिखा है वेद व्यास जी ने. वेद व्यास इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द एपिक नोन एज महाभारता. इसके अलावा माना जाता है कि 18 पुराण भी इन्होंने ही लिखे हैं. पुराण का नंबर कितना है? 18. ऋग्वेद की बात करें तो ये ओल्डेस्ट वेद है. सामवेद इज द वेद एसोसिएटेड विथ म्यूजिक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. जो यजुर्वेद है ये यजनाज यानी कि रिचुअल से एसोसिएटेड है. एंड अथर्ववेद ये ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट से एसोसिएटेड है, स्पेल से. सो the Atharvaveda is sometimes called as the Veda of magical formulas and if it is declared to be incorrect by other scholars. Basically इसको कहा जाता है as the Veda of magic formulas, पर still कुछ scholars इसको गलत मानते हैं. Next question. Who was the founder of the Kushan Empire in India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुजुला कैडेफिसिस. तो कुजुला कैडेफिसिस वॉज द फाउंडर ऑफ द कुशान एम्पायर इन इंडिया. अगर हम बात करें कनिष्क की, तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कुशान रूलर ऑफ द कंट्री. ये आपने ध्यान में रखना है. और इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को भी करवाया था इन कश्मीर. अगर हम बात करें कुजुला कैडेफिसिस की, ही वॉज द फर्स्ट यूएची चीफ who crossed the Hindu Kush mountains and laid down the foundation of the Kushan Empire in our country. और 1st century CE से लेकर 3rd century CE तक ये कुशान एम्पायर ने हमारी कंट्री में रूल किया. ये आपने ध्यान में रखना है. अदर देन दैट अगर हम बात करें कनिष्क की, तो ये काफ़ी फेमस रूलर थे, काफ़ी फेमस कुशान किंग थे, और इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी 72 AD में इन कश्मीर. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, जो आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें नोटेबल वर्क्स ऑफ दिस कुशान एम्पायर की, तो बेसिकली जो गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, इसका जो फाउंडर्स हैं वो भी कुशान्स को माना जाता है. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. अदर देन दैट दिस कुशान डायनेस्टी इज नोन फॉर स्प्रेडिंग द बुद्धिज्म इन आवर कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the Brahmana says wife is half her husband? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतापथ ब्राह्मणा. तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू टेक्स्ट जो सतापथ ब्राह्मणा है, इनके अकॉर्डिंग जो वाइफ होती है शी इज हाफ ऑफ हर हस्बैंड. सतापथ ब्राह्मणा states that the wife is half of her husband and that she is the only one who can complete him. The Satapath Brahmana is a part of the later Vedic Sanskrit Brahmanical period. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.